Namaskar, good morning, hello and welcome to Mediculum Science classes, especially a student of class 5. As all of you know, within two videos, we try to understand how one plant produce new plant. But today, we will see what are the important terms that we already learned in this chapter and we will revise through different terms. Okay, so first terms is there reproduction. पहला टर्म क्या है? reproduction. As all of we know, re means again production, right? Reproduction means making new. It means production of plant or baby of their own kind. Re means क्या होता है? Again, and production means अपने ही तरह नए तरह का लिविंग या अपने ही टाइप के लिविंग को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। सारे के सारे लिविंग क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। नहीं तो फिर इतना सारे लिविंग बहुत सालों से है, कैसे? कुछ टाइम में तो सबका एक लाइफ स्पैन फिक्स होता है ना, लाइफ स्पैन बर्थ से डेथ के बीच का जो डिस्टेंस होता है। सो रिप्रोडक्शन इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। और कहीं कहीं आपको मिल सकता है कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट भी चैप्टर का नाम दे देता है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, मतलब मेकिंग न्यू प्लांट, मतलब रिप्रोडक्शन ही बता रहा है, राइट? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज जर्मिनेशन। सो व्हाट इज बेसिकली जर्मिनेशन? जर्मिनेशन मीन्स एक सीड में से बेबी प्लांट जो प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। अब बात जब सीड का हुआ तो सीड का जो आउटर कवरिंग है इसको क्या कहते हैं? सीड कोट कहते हैं, राइट? सीड कोट कहते हैं। सीड कोट मतलब क्या हुआ? सीड में से, यस, सीड का जो आउटर कवरिंग है उसको क्या कहते हैं? सीड कोट, राइट? जैसे हम लोग कोट कहते हैं ना, कोट जनरली किसको कहते हैं? जो आउटर कवरिंग बाहर से पहने हुए। तो ऐसे ही सीड के बाहर जो कवरिंग है उसको क्या कहते हैं? सीड कोट, और बीच में जो है उसको एम्ब्रियो, राइट? तो यहाँ जर्मिनेशन हो गया, एम्ब्रियो हो गया, सीड कोट हो गया। अब एक बात पक्का है ना, सीड को जर्मिनेट करने के लिए या फिर ग्रोथ करने के लिए सभी न्यूट्रिएंट एक जगह नहीं मिल सकता है, इसलिए क्या करना होगा? सीड को स्कैटरिंग होता है और उसको क्या कहते हैं? डिस्पर्सल ऑफ सीड। समझो डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या होता है? आपका असेंबली होता है, असेंबली में क्या कहते हैं? डिस्पर्स, मतलब स्कैटरिंग ऑफ सीड फ्रॉम देयर मदर प्लांट इज कॉल्ड व्हाट? सीड डिस्पर्सल। खत्म? समझ में आ गया? वेरी गुड। सीड डिस्पर्सल हमें समझ आ गया। सीड डिस्पर्सल कितने मेथड से हो सकता है? 4 मेथड जो आपके बुक में दिया हुआ है। एनिमल्स कर सकता है, एयर कर सकता है, या फिर विंड से हो सकता है, या फिर एक्सप्लोजन से हो सकता है, राइट? अब आप आगे चलो, ब्रायोफिलियम लिखे हुए हैं, एक वर्ड है ब्रायोफिलियम। इसको हम क्यों लिखे हैं ये सोचो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ब्रायोफिलियम एक अद्भुत अलग ही प्लांट है जो ऐसा कर सकता है जिसका लीफ से नया प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है, जो कोई और नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ लीफ से नए प्लांट बनाने का काम कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ब्रायोफिलियम ही कर सकता है प्लांट। ओके, तो ये याद रखेंगे, ब्रायोफिलियम इज द यूनिक प्लांट विच कैन रिप्रोड्यूस थ्रू लीव्स। ओके, नेक्स्ट क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ऑन लार्ज स्केल। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ऑन लार्ज स्केल, राइट? लार्ज स्केल मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में कहीं हम प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लांट को, तो उसको क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। क्रॉप का जो ग्रोइंग करवाएंगे, क्रॉप को जो कल्टीवेट करेंगे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं, राइट? एग्रीकल्चर मतलब ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, राइट? क्रॉप का प्रोडक्शन करना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर का बात आया तो आपका जो क्रॉप्स होगा ये 2 तरीके का होगा, एक रबी होगा और दूसरा खरीफ होगा, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, कौन सा विंटर क्रॉप है, कौन सा समर क्रॉप है। तो देखो आप समझो, रबी क्रॉप जो है ना
वो एक्चुअली विंटर क्रॉप है। अब विंटर क्रॉप में कौन कौन सा क्रॉप आता है, तो एक तो मस्टर्ड आएगा मेनली और व्हीट आएगा, राइट। विंटर के टाइम में व्हीट प्रोड्यूस होता है। और खरीफ क्रॉप में कौन सा आएगा, तो मेनली कॉटन आएगा और कौन सा आएगा, राइस आएगा। तो ये मेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, रबी इज द विंटर क्रॉप, खरीफ इज द समर क्रॉप, राइट। रबी इज द समर क्रॉप। तो ये समझ में आ गया हमें रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप। अब इस पूरे स्टेप को ना, एग्रीकल्चर का स्टेप को ना, हम लोग कई वर्ड्स देते हैं। सबसे पहले प्लगिंग कहते हैं। प्लगिंग क्या होता है, ट्रैक्टर से ना आप प्लगिंग करवाते हो, सॉइल को लूज करवाते हो, दैट इज कॉल्ड प्लगिंग, राइट। तो आपने प्लगिंग जान लिया। प्लगिंग कैसे कर सकते हैं, या तो आप प्लग के थ्रू कर सकते हैं, प्लग मीन्स हल के थ्रू कर सकते हैं, या ट्रैक्टर से कर सकते हैं, राइट। अभी बहुत सारा न्यू मॉडर्न वे में आ जाता है, जो आप कह सकते हैं झाइल, फिर ऐसे ही बहुत सारा नाम आपके कॉमन लोकेलिटी में दिया जाता है। आप रोटावेटर भी जानते होंगे। तो ऑफकोर्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाओ मैन्योर। मैन्योर किसको कहते हैं ये समझो। मैन्योर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्योर कहते हैं किसको है, समझो आप। मैन्योर होता है जो न्यूट्रिएंट रखता है, किसके लिए, प्लांट के लिए, राइट। आपको न्यूट्रिएंट चाहिए, आप क्या करते हो, कार्बोहाइड्रेट खाते हो ना। आपके ग्रोथ, आपके डेवलपमेंट के लिए कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन या फैट, ऐसे प्लांट को जो ग्रोथ के लिए चाहिए वो क्या चाहिए, मैन्योर चाहिए। मैन्योर कहाँ मिलेगा, लीव्स में मिलेगा, डंग, डेड डिकेड मटेरियल्स में मिलेगा, या फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर समझो क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है और मैन्योर क्या होता है। आप ना बहुत बार डंग का यूज होता है किस लिए, सॉइल को इनरिच करने के लिए या न्यूट्रिएंट डालने के लिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जब फर्टिलाइजर का यूज होता है, आपका बाहर जो फैक्ट्री में बना हुआ है, इंडस्ट्री में जो बना हुआ है आर्टिफिशियली, उसको यूज करते हैं किस काम के लिए, फर्टिलाइजर के मीन्स न्यूट्रिएंट इनरिच करने के लिए सॉइल को। तो हो गया फर्टिलाइजर जो कहाँ बना है, फैक्ट्री में बना है। और इसमें 3 न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास, NPK। इसीलिए आप बहुत बार दुकान जाते हैं और बोलते हैं पोटास चाहिए, यूरिया चाहिए। यूरिया, पोटास, DAP ये बड़ा फेमस है न्यूट्रिएंट जो फर्टिलाइजर है, हम यूज करते हैं जनरली हमारे सॉइल को इनरिच करने के लिए, न्यूट्रिएंट ऐड करने के लिए, राइट। तो ये हमें समझ में आ गया फर्टिलाइजर। अब चलते हैं इरिगेशन क्या होता है ये समझते हैं। वाटरिंग ऑफ फील्ड, राइट, वाटरिंग ऑफ फील्ड। वाटरिंग ऑफ फील्ड को क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, क्यों इरिगेशन क्यों जरूरत है, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कर पाएगा, तभी फूड को फॉर्म कर पाएगा, और इसके लिए इरिगेशन बहुत ज़रूरी है। फिर पेस्ट को मारने के लिए, अच्छा सबसे पहले पेस्ट होता क्या है, तो बेसिकली पेस्ट आर the of course harmful insect or any of the living which may damage the crop। मतलब क्या हुआ कि जो डैमेज कर सकता है क्रॉप को, उसको क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं, राइट। पेस्ट मतलब जैसे कोई खेत में जाके चूहा खा रहा है, कोई जाके और भी बर्ड्स बहुत सारा या बहुत सारा इंसेक्ट खा रहा है, तो पेस्ट में आ जाएगा। पेस्ट को मारने के लिए हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। बहुत सारे केमिकल्स आता है जिससे हम स्प्रे करते हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। पेस्ट के जगह कई बार मैक्सिमम टाइम इंसेक्ट जो है, स्पेशल टाइप का पेस्ट है जिसमें इंसेक्ट केवल आपके जो प्रॉपर क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो रहा है, मेज या व्हीट या राइस, ये सब को खा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसे केसेस में इंसेक्ट को मारने के लिए हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं, राइट। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, सब में साइड्स लगा हुआ है, मतलब पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड, इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड। नेक्स्ट आ रहा है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, रिमूविंग द क्रॉप फ्रॉम ग्रोइंग लैंड। जहाँ पर भी ग्रोथ हो रहा है, क्रॉप को उगाया जा रहा है, वहाँ से हटाने का प्रोसेस को क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं।
अब आते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर। ये नया टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मेन जो टर्म था उसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन एकदम नया था, जो आपको पहले नहीं पता था, राइट। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को समझते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अच्छा, आप लोगों ने जीके में पढ़ा है हु इज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? एग्जैक्टली, जो नॉर्मन बोरलेस बोल रहे हैं वो भी सही है, और जिसके दिमाग में आ रहा है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, वो भी सही है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलेस क्या किए थे, मैक्सिको में कुछ सीड्स को लिए और उस सीड्स का प्रोडक्शन बहुत हाई रेट में, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उस टाइम पे। तो क्रॉप का प्रोडक्शन ना पहले 1970 से पहले, 1965 से पहले कह सकते हैं, या 70 के आसपास में बहुत कम था। लैंड बहुत बड़ा होता था, बहुत सारा प्लांट लगाते थे, लेकिन जो मेज, व्हीट या राइस होता था, स्पेशली व्हीट, ये बहुत कम होता था। तो इन्होंने क्या किया, डॉक्टर नॉर्मन बोरलेज और बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिल करके क्या किया, एक ऐसा सीड का निर्माण किया, एक ऐसा सीड बनाया, एक ऐसा सीड फॉर्म किया जो बहुत हाईली ग्रोथ करता है, और उसमें बहुत सारा मैन्योर फर्टिलाइजर ऐड हुआ, और क्रॉप का जो प्रोडक्शन रेट था वो पहले जो रेट था उससे 3 टाइम to 5 टाइम इंक्रीज हो गया। मतलब कहीं एक पर्टिकुलर लैंड में यदि पहले 5 kg प्रोड्यूस होता था, तो अब सीधा 15 kg, 15 kg और कह सकते हो 25 kg प्रोड्यूस हो रहा था, जिससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉर्ट आउट हुआ। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स समझना नहीं है ऐसा कि रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, रिवोल्ट या कुछ कोई लड़ाई किया होगा प्लांट से जा करके, या कुछ ऐसा नहीं है। ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स क्या हुआ कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इनहैंस very largely, very fastly and rapidly during 1970s। 1970s के डिकेड्स में क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा, और उस टाइम का जो टर्म्स है उसको क्या कहते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसके थ्रू क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत बढ़ा। इसका क्रेडिट 2 पर्सन को जाता है। सबसे पहला तो नॉर्मन बोरलेज, जो मैक्सिको में व्हीट के सीड के ऊपर बहुत रिसर्च करके हाइब्रिड सीड बनाए, जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। और अगला जो था वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जो इंडिया में उनके असिस्टेंट्स उनके साथ ही काम करते थे या रिसर्चर थे, वो इंडिया में उन सभी सीड्स को ला करके पंजाब, हरियाणा और सभी जगहों पे स्प्रेड करके, और इंडिया का क्रॉप प्रोडक्शन का रेट बहुत हाई कर दिए, राइट। तो ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, अब आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब, ऑर्गेनिक मतलब समझ जाओ। अभी हम बात कर रहे थे ना मैन्योर का। मैन्योर क्या है, मैन्योर कंप्लीटली नेचुरल सब्सटेंस है, राइट। जैसे आप डंग का यूज करते हो या लीव्स का यूज करते हो, कोई और सोर्सेस यूज करते हो, मैनमेड सब्सटेंस लाइक फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हो, तो वो फार्मिंग जिसमें आप केमिकल फर्टिलाइजर का यूज बिल्कुल कम करते हो या नहीं करते हो। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज आप बिल्कुल नहीं के बराबर करते हो, या बिल्कुल करते ही नहीं हो। वहां पे आप केवल क्या करते हो, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब लिविंग जो सोर्सेस है, डंग हो या फिर डेड डिकेड मटेरियल्स या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बहुत सारा ऑप्शंस होता है, अभी हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। बट यहाँ पे एक लाइन समझना है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, वो ये कि वहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करना है। आप पूछोगे क्यों नहीं करना है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर हमारे सॉइल का कैपेसिटी को क्या कर देता है, बहुत कम कर देता है और ब्लॉक कर देता है। इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर का यूज से बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स भी दिखा। सॉइल का फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो गया। फर्टिलिटी रेट मतलब प्रोडक्शन करने का क्षमता। अभी समझो जेनेटिक्स, नेक्स्ट वर्ड क्या है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है ये समझने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहेंगे। व्हाई मैंगो सीड ऑलवेज प्रोड्यूस अ मैंगो प्लांट? व्हाई इट इज नॉट सीम्स लाइक अ व्हीट प्लांट? व्हाई
cow always produce calf? Why a dog always produce puppies? और why a cat always produce kitten? मतलब कि जो छोटा बच्चा होता है वो पूरा का पूरा बड़ा होकर के सेम टू सेम उसी तरीके का हो जाता है। या फिर मैंगो का सीड को आप देखोगे तो कभी भी वो मैंगो जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता है, ट्री जैसा बिल्कुल नहीं दिखता है, लेकिन इसके अंदर कुछ तो कोड है, कुछ तो बातें हैं उसके अंदर छुपा हुआ, जो उसको सिर्फ और सिर्फ मैंगो का प्लांट ही बनाता है। इस बारे में सबसे पहले पता लगाए थे साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल, राइट। तो ग्रेगर जॉन मेंडल एक नए ब्रांच की क्यों काव काल्फ को प्रोड्यूस कर रहा है इस बारे में पता लगाया, और उस ब्रांच को क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। तो आई होप ये 20 वर्ड्स आपको समझ में आया होगा, और इस 20 वर्ड्स को यदि आप समझ रहे हैं तो आप प्रॉबेबली फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे, एंड दैट इज completely relate with the reproduction in plant or making new plant. Basically the summary of the that particular chapter is obviously relate with the reproduction in plant that is possible by seed through different part and through of course spores, right. तो फ्रॉम सीड्स का देखेंगे तो पूरा चैप्टर फ्रॉम सीड्स ही है, क्योंकि ज़्यादातर क्रॉप्स जो हम उगाते हैं सीड्स के थ्रू ही उगाते हैं, एंड एग्रीकल्चर्स के बारे में भी आपने पढ़ा। थैंक यू। आप लोग क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे जो डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ होगा क्वेश्चंस, और ऐप पर भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेक्स्ट पोर्शन है वो ये कि आप अपने बुक्स को भी पढ़ेंगे, यही बुक्स के थ्रू आप ये चीज़ों को समझ पाएंगे। थैंक यू।